बच्चों, आज हम आपकी एक सहायक पुस्तक कृतिका को पढ़ाने जा रहे हैं। उसका पाठ है मेरे संग की औरतें। इस पाठ की लेखिका हैं मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग द्वारा लिखित ये पाठ एक संस्मरणात्मक गद्य है। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व एवं स्वभाव के बारे में बताने का प्रयास किया है। ये पाठ उन महिलाओं पर केंद्रित है जो परंपरा का निर्वाह करते हुए भी लीक से हटकर कार्य करती हैं। ये पाठ हमें ये संदेश देता है कि परंपरा का निर्वाह और लीक से हटकर काम करना दोनों के बीच में कोई विरोधी भाव नहीं है। अब पाठ पे आइए, देखिए। मेरी एक नानी थी। जाहिर है मैंने उन्हें कभी देखा नहीं था। माँ की शादी से होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाठ में लेखिका ने अपने नानी के व्यक्तित्व के बारे में बताया है। व्यक्तित्व और स्वभाव है। लेखिका ने अपने नानी के व्यक्तित्व के बारे में केवल सुना था, उन्हें देखा नहीं, क्योंकि वो लेखिका के जन्म से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। वो नानी की कहानियाँ लेखिका ने सुनी नहीं थी। लेखिका ने नानी से कहानियाँ सुनी नहीं थी, बल्कि लिखने लगी थी। शायद नानी की कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में 3 बेटियों को खुद कहानियाँ कहनी पड़ी। मतलब 3 बहनों ने कहानियाँ लिखना प्रारंभ कर दिया था। लेखिका के जो नानी थी, असली मर्म समझ में आया। उन्होंने कहा कि लेखिका की नानी के बारे में उन्होंने जो सुना, लेखिका ने अपनी नानी के बारे में जो कुछ भी सुना, उनके व्यक्तित्व के बारे में, वो भी एक रहस्यमय कहानी ही थी, समझ लीजिए। क्योंकि इतना ही आया कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़, पारदर्शी और पर्दानशी औरत थी। अनपढ़ मतलब इनकी नानी जो है पढ़ी लिखी नहीं थी, पर्दा करने वाली औरत थी। शादी के तुरंत बाद नाना शादी के तुरंत बाद छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वो लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे, तो नानी ने अपने रहन सहन पर इसका कोई असर नहीं पड़ने दिया। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा का आकांक्षा उन पर डाली। मतलब कोई इजहार भी नहीं किया। आकांक्षा माने इच्छा होता है। और बैरिस्ट्री पढ़ने उनके नाना जो हैं विलायत गए और उन्होंने वहाँ बैरिस्ट्री एक प्रकार की कानून की पढ़ाई होती। कानून की पढ़ाई करने वो जो है विलायत गए और वहाँ से पढ़कर वो आए। और जब वो वहाँ से आए तो पूरे अंग्रेज जो की तरह ही आए। मतलब उनका रहन सहन, खान पान, बातचीत, व्यवहार, बिल्कुल उस पर अंग्रेजियत की छाप पड़ गई। किंतु इसका कोई भी असर नानी पर नहीं पड़ा, क्योंकि नानी जिस तरह जीती थी उनकी जीवन शैली वैसी ही रही। उन्होंने नाना का कोई भी रंग ढंग अपने ऊपर उसका असर नहीं पड़ने दिया। ना उनके अनुरूप चली, ना नाना के वो अनुरूप चली कि नाना के अनुसार कार्य करती। पर जब कम उम्र में ही नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने उनको डराया। मतलब जब वो 15 मतलब कम उम्र में ही उनकी मौत हुई, और जब इनकी माँ मतलब 15 साल की ही थी, उस समय कम उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती। और चूँकि माँ बीमार थी, इनकी नानी बीमार थी, और उनको लगा कि अब हम बहुत दिन जिंदा नहीं रहेंगे, तो वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए परेशान होने
लगी। वो एकदम मुँह जोर हो चुकी, मुँह जोर मतलब बहुत बोलने वाली हो गई, और उन्होंने कहा कि पर्दे का लिहाज छोड़कर उन्होंने अपने पति से कहा कि अपने मित्र प्यारेलाल शर्मा जी को बुला दीजिए। कि उनके मित्र जो थे, उनके पति के मित्र मतलब नाना के जो मित्र थे प्यारेलाल शर्मा, वो क्रांतिकारी थे। तो लेखिका की माँ ये नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अंग्रेज से हो, क्योंकि वो जानती थी कि मेरे पति अंग्रेजियत को ज़्यादा मानते हैं, अंग्रेजियत से वो प्रभावित हैं। इसलिए वो क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा जी को उन्होंने बुलवाया और उनसे कहा, और उनसे उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए कहा। जब उन्होंने ये बात कही तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जो औरत कभी अपने पति से भी ढंग से बात नहीं करती थी, मतलब ढंग से क्या मतलब खुल कर के बात नहीं करती थी, ऐसी औरत ने दूसरे आदमी को बुलवा करके अपनी बेटी की शादी की बातचीत की, तो सबको बहुत ताज्जुब हुआ। किंतु पिता ने भी समय की नज़ाकत देखा कि उनको लगा कि अब मेरी पत्नी की मृत्यु होने जा रही, तो उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति के लिए उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाया। जब प्यारेलाल शर्मा जी आए तो लोगों को और भी जो उन्होंने कहा, नानी ने जो उनसे कहा, वो सुनकर लोगों को और भी आश्चर्य हुआ, हैरत अंगेज मतलब आश्चर्य हुआ। लोगों को बहुत ही अधिक हैरत अंगेज था जो उन्होंने कहा, वो बहुत ही हैरत। उन्होंने कहा कि मेरी लड़की के लिए आप रिश्ता तय करना। मेरे पति साहब हैं, मतलब उनको लगा कि मेरे पति तो अंग्रेज हैं, अब ये अपने जैसा ही लड़का ढूंढेंगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप अपने जैसा देशभक्त, देश को, क्योंकि जिस समय ये पाठ लिखा गया उस समय भी देश स्वतंत्र नहीं था, तो उन्होंने देशभक्ति की भावना थी उनके अंदर देखा जाए तो। उन्होंने क्या कहा कि अपने जैसा पति, अपने जैसा लड़का ढूंढिएगा जो देशभक्त हो, क्रांतिकारी हो। मुझे किसी अंग्रेज के गुलाम से शादी नहीं करनी है, मतलब कोई ऐसा लड़का ना हो जो अंग्रेज़ों के उसमें काम करता हो या नवाबों की तरह रहता, मतलब वो अपने पति से एक तरह से देखा जाए तो उनके रहन सहन ढंग से प्रभावित नहीं थी। कौन कह सकता था कि जिसने अपनी आज़ादी के लिए पूरी तरह बेखबर एक औरत के मन में देश की आज़ादी के लिए इतनी भावना होगी। ऐसा नहीं लगता था। जो औरत ज़िंदगी भर पर्दे में रही, कम बोली, किसी से मतलब वो नहीं किया, ऐसी औरत ने देश की स्वतंत्रता के लिए मतलब बात की। तो अगर ऐसा देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से उनकी नानी के अंदर भी स्वतंत्रता की भावना थी, क्योंकि उन्होंने अगर अपने पति को किसी चीज़ में रोका नहीं तो खुद भी स्वयं भी अपने को बदला नहीं, पति के अनुसार स्वयं को भी बदला नहीं। अगर उन्होंने कभी दखल नहीं दिया अपने पति के किसी भी कार्य में या किसी रहन सहन में, ज़िंदगी में कोई भी नहीं किया, तो अगर देखा जाए तो वो भी स्वतंत्र रूप से, क्योंकि वो पारंपरिक, घरेलू और उबाऊ खामोश ज़िंदगी जीने में भी आज के हिसाब से वो स्वतंत्रता का ही अनुभव करती थी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो दोनों तरह से, मतलब पति अपने ढंग से जीते थे, लेखिका के नाना अपने ढंग से, उनमें उन्होंने कोई दखल अंदाजी नहीं की, किसी प्रकार उन्हें रोका टोका नहीं, और स्वयं भी उनके अनुरूप अपने को ढाला नहीं। तो अगर देखा जाए तो लेखिका की नानी के अंदर जो है स्वतंत्रता की भावना कूट कूट कर भरी थी, और उस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी बसर की। जब उन्होंने प्यारेलाल शर्मा जी से ये कहा तो उनके प्यारेलाल शर्मा जी ने, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी उनके लिए वैसा ही वर ढूंढा। बहुत आज़ाद, मजबूर न होने के, वो पूरी तरह से मतलब आज़ादी का ही अनुभव उन्होंने अंतिम समय तक किया। खैर, इस तरह मेरी नानी की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के के साथ हुई जिसने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में ICS के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धैला एक नहीं था। अब लेखिका आगे बता रही हैं कि जब नानी ने इनकी इच्छा जाहिर कर दी थी कि मेरे लड़की की शादी जो है क्रांतिकारी से हुई, तो इनकी माँ की शादी एक ऐसे लड़के से हुई
जो क्रांतिकारी था और आईएएस की परीक्षा दे रहा था, किंतु अंग्रेज़ों ने उन्हें आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने हिस्सा ले लिया, तो अंग्रेज़ों ने उन्हें आईएएस की परीक्षा देने से रोक दिया, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों का राज था। अगर कोई क्रांतिकारी था तो उसे हर तरह से सताया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था, आगे बढ़ने नहीं दिया जाता था। और क्या दिक्कत थी, जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला भर भी नहीं था। धेला मतलब बिल्कुल, पुश्तैनी मैंने पूर्वजों से मिला हुआ पैसा, रुपया भी नहीं था। मतलब बहुत पैसे वाले घर में नहीं, क्रांतिकारी थे तो इसलिए पैसा होने का सवाल ही नहीं, क्योंकि अंग्रेज़ लोग काम करते थे, या अंग्रेज़ लोग हमारे देश में थे, तो जब वो अंग्रेज़ों के यहाँ कोई काम करेंगे ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, इसलिए पैसा भी नहीं था। खाली देश को स्वतंत्र कराने का जुनून था। तो माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने के लिए और ऊंचे ख्याल रखने पे मजबूर हुई। अब माँ की स्थिति क्या हुई, ऐसे घर में आई तो बहुत पैसे वाले घर की, क्योंकि पिताजी वो थे अंग्रेज़ों के यहाँ काम करते थे, तो उनके पास तो बहुत पैसा था। तो ऐसे में क्या हुआ कि माँ को मजबूरी में सादा जीवन जीना पड़ा। पैसा था ही नहीं तो सादा जीवन जिएंगे, मतलब कोई ऐशो आराम की ज़िंदगी उन्होंने नहीं दी। खादी की धोती पहनना, मोटी मोटी सादा ढंग से जीवन, क्योंकि वो क्रांतिकारी थे तो अंग्रेज़ों उनको उसी ढंग से जीना पड़ा जैसे उनके यहाँ रहा जाता था, उनके पिताजी के यहाँ रहा जाता। खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी, कमर चनका खा जाती थी। मतलब मोटी 15 साल की उम्र में शादी हुई, ऐसी उम्र में शादी होना और उस पर भी साड़ी पहनकर, खादी की साड़ी मोटी मोटी पहनना था, तो कमर में लचक लगती थी। रात रात भर जाग कर उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। पहले के ज़माने में लड़कियों को इस बात को कहने में शर्म आती थी कि मैंने ये नहीं किया या ये मुझे नहीं आता। आजकल के ज़माने का समय नहीं है। उस समय, जिस समय ये पाठ लिखा गया, उस समय कोई भी बात ससुराल में कहने में लोगों को शर्म। अगर उनकी माँ ये कहती हम साड़ी नहीं पहन पाते हैं तो ये उनके लिए बड़ी शर्म की बात थी। इसलिए वो रात रात भर जो है साड़ी पहनने का अभ्यास करती। आजकल की लड़कियां नहीं है कि जो कुछ भी नहीं आता, नहीं पहनेंगे। तो आजकल की तरह मुँह फट नहीं थी, पहले थोड़ी शर्म थी। उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है, धोई पोछी और छीके पे टांग दी। मतलब पहले फ्रिज नहीं था तो दूध दही जो है ऊपर छत पर टांगा जाता था। एक जालीदार बर्तन वो होता था, मतलब डलिया लिया टाइप को, जिसको छीका कहते हैं, जो श्री कृष्ण का भी देखा होगा आप लोगों ने कि ऊपर चढ़कर दूध दही मटके से निकालते थे, उसी छीका। तो वो कहती थी मेरी बहू, मतलब दुबली पतली कमज़ोर सी ऐसी थी, नाजुक सी, भाई कभी काम वाम भी नहीं किया था, और 15 साल की लड़की कोई मजबूत तो होगी नहीं, तो ऐसी उम्र में शादी हुई। तो उनकी दादी क्या कहती थी, मेरी बहू तो ऐसी है, धो पोछो और छीके पे टांग दो। मतलब कुछ भी काम कराने योग्य नहीं है, कोई बहुत मजबूत नहीं है कि उनसे बहुत सारा काम कराया जाए। इसलिए उनकी माँ से काम भी नहीं कराया गया कभी भी। उनकी माँ को कोई भी काम नहीं करा, उनको अपने ढंग से वहाँ पर भी जीने की स्वतंत्रता थी, क्योंकि वो लोग क्रांतिकारी थे और हर बात समझते थे कि ये बहुत पैसे वाले घर से आई हैं। ये तो पता ही था कि इनके घर में मगर क्योंकि माँ की इच्छा थी कि क्रांतिकारी से शादी की जाए, इसलिए उनकी शादी क्रांतिकारी से की गई, जिनके घर में ना पैसा था, ना कोई सुख सुविधाएँ थी, कोई भी साधन नहीं था।